हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी इंडियन पॉलिटी मतलब कि भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट अपने कर चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पॉलिटिक्स सेक्शन में सभी प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ में जो थ्योरी क्लास कराई गई हैं पॉलिटी की, वो सब मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट को नहीं किया है तो उसको ज़रूर करें, क्योंकि इन प्रैक्टिस सेट में हम लोग टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण यह क्लास है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ फाइल के लिंक में क्लिक करके पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। तो दोस्तों, हम लोग चलिए अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है हमारा, कौन सा अंग राष्ट्रीय पर्स की संरक्षक है? ऑप्शन नंबर ए कार्यकारी, ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी विधानमंडल, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिविल सेवकों। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विधानमंडल, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सी एकदम सही है। और दोस्तों, इस जो विधानमंडल है, राज्य का विधानमंडल हमारा अनुच्छेद 178 में, क्योंकि अनुच्छेद 179 में विधान परिषद है और हमारा अनुच्छेद 180 है, इसमें विधानसभा का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, संघ के अध्यक्ष के रूप में एक ही संवैधानिक अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश सम्राट। अगले ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी है अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान के राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्रांस के राष्ट्रपति। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश सम्राट। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर तीसरा है, नौकरशाही क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए केवल प्रशासनिक कार्य, ऑप्शन नंबर बी केवल न्यायिक कार्यों, ऑप्शन नंबर सी केवल विधायी कार्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा शासनिक के साथ ही अर्ध न्यायिक और अर्ध विधायी कार्य। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि शासनिक के साथ ही अर्ध न्यायिक और अर्ध विधायी कार्य करता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, नौकरशाही। तो फ्रेंड्स, अगर प्रश्न नंबर हमारा 5वां है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है अध्यक्ष। अगले ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या फिर ऑप्शन नंबर डी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अध्यक्ष के द्वारा हटाए जाते हैं, जो हमारे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6 है, किसने यह कहा है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ लेकिन वह चेन में हमेशा होता है? ऑप्शन नंबर ए लोके, ऑप्शन नंबर बी रायसे, ऑप्शन नंबर सी बेंथन, या फिर ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट मिल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रायसे, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, निम्नलिखित में से किसको संवैधानिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के रूप में एक भौगोलिक क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा गवर्नर। अगला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी अध्यक्ष। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अध्यक्ष, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर इसमें 18 है, निम्न में से संसद के पास आपातकाल के अनुसमर्थन के लिए कितनी समय सीमा है? ऑप्शन नंबर ए 14 दिन, ऑप्शन नंबर बी 1 महीना, ऑप्शन नंबर सी 3 महीना, या फिर ऑप्शन नंबर डी 6 महीना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1 महीना अवधि होती है अनुसमर्थन के लिए। और दोस्तों, जो आपातकाल लगता है वह अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, अनुच्छेद हमारा 356 में राष्ट्रपति शासन बताया जाता है, और अनुच्छेद 360 में दोस्तों वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है, और यह तीनों आपात हमारे राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किए जाते हैं। तो दोस्तों, यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में आप चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 9 है, निम्नलिखित में से किस पर भारत की संचित निधि से शुल्क नहीं लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वेतन और भारत के राष्ट्रपति के भत्ते, ऑप्शन नंबर बी वेतन और भारत के एक राज्य के राज्यपाल के भत्ते। अगले ऑप्शन से हमारे ऑप्शन नंबर सी वेतन और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्याय के भत्ते, या फिर ऑप्शन नंबर डी
वेतन और लोकसभा अध्यक्ष के भत्ते। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वेतन और भारत के राज्य के राज्यपाल के भत्ते, मतलब कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर इसमें 10 है। निम्नलिखित प्रस्तावों में से कौन भारत चाल में मंत्रिपरिषद कर सकते हैं? ऑप्शन ए कोई अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी निंदा प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी स्थगन प्रस्ताव या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा अविश्वास प्रस्ताव। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और दोस्तों यह हमारा लोकसभा में लाया जाता है जब किसी की सरकार गिरानी होती है। तो प्रश्न नंबर 11 है। 6 से 14 साल की उम्र के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एक मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी एक वैधानिक अधिकार या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यह एक मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह एक मौलिक अधिकार के अंदर आता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो राज्य शिक्षा प्रदान करेगा। और दोस्तों यह हमारा अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा के अधिकार में बताया गया है और साथ ही साथ में 11 मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया है। दोस्तों यह हमारा 86वां जो अमेंडमेंट 2002 में किया गया था संविधान संशोधन, उसके माध्यम से ये एक मौलिक अधिकार है जिसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12 है। निम्न में से कौन राज्य के नीति सिद्धांतों में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शराब का निषेध, ऑप्शन नंबर बी सही काम करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी समान कार्य के लिए समान वेतन, फिर ऑप्शन नंबर डी सूचना का अधिकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा सूचना का अधिकार। ये हमारा नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो DPSP है उसको हम भाग 4 में बताया गया और हम जानते हैं, और ये हमारा अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन किया गया है। और दोस्तों हमने नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है और नीति निर्देशक तत्वों को DPSP भी कहा गया है। अगला प्रश्न है अब हमारा प्रश्न नंबर 13 है। विपक्ष के एक समूह के रूप में लोकसभा के स्पीकर द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त होना पार्टियों की एक पार्टी या गठबंधन में होना आवश्यक है। कम से कम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 55 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी 60 सदस्य, ऑप्शन नंबर सी 80 सदस्य या फिर ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के कुल सदस्यों में से 1/3। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 55 सदस्य, मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। कौन लाभ के पद का फैसला होगा या फिर करता है? तो दोस्तों इस पर ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष और राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी संघ संसद, ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा संघ लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह अध्यक्ष और राज्यपाल लाभ के पद का फैसला करते हैं, मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये अध्यक्ष अगर लोकसभा के अध्यक्ष होंगे तो इनका पद अनुच्छेद 93 में बताया गया है दोस्तों। और हमारे जो राज्यपाल हैं इनका पद अनुच्छेद 153 में बताया गया है और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल के निर्वाचन की प्रक्रिया को बताया गया। और अगर लोकसभा के सभापति होते तो उनका पद अनुच्छेद 89 में बताया गया। तो दोस्तों ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 15 है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उन्होंने रिमूव्ड जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है पते पर संसद के दोनों सदनों से, ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की सिफारिश पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अध्यक्ष द्वारा रिमूव्ड जा सकता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर इसमें भी ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 16 है। भारत के पहले कानून अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी भारत के विधि मंत्री, ऑप्शन नंबर सी भारत के अटॉर्नी जनरल या फिर ऑप्शन नंबर डी विधि सचिव। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा भारत के अटॉर्नी जनरल, मतलब जो हमारा जो ये ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल को हम लोग
महान्यायवादी भी कहते हैं, मतलब कि भारत का महान्यायवादी जो हमारा राज्य केंद्र सरकार है या फिर भारत सरकार है उसका विधि ज्ञाता मतलब सर्वप्रथम विधि ज्ञाता कहा जाता है। और साथ ही साथ में जो ये अटॉर्नी जनरल हैं भारत के महान्यायवादी, इनका पद अनुच्छेद 76 में बताया गया है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और साथ ही साथ में राष्ट्रपति इनके वेतन का निर्धारण करते हैं। तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल के बारे में यह सभी बातें थी। और साथ में अटॉर्नी जनरल नियुक्त होने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यताएं होती हैं वही अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी के लिए भी योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसको आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक विभाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता के विभाग, ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग, अगले ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी तकनीकी शिक्षा के विभाग, या फिर ऑप्शन नंबर डी महिला एवं बाल विकास विभाग। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तकनीकी शिक्षा के विभाग, मतलब कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 18 है, राज्यसभा की अधिकतम अवधि के लिए लोकसभा से अपने विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक में देरी कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 महीना, ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 7 दिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी 14 दिन। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि लोकसभा से कोई भी जैसे विधेयक धन विधेयक है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा स्पीकर ही इसको वो निर्णय करते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और जब लोकसभा में धन विधेयक पारित होके हमारा राज्यसभा में जाएगा तब राज्यसभा केवल इसे 14 दिन तक ही रोक सकती है और अपनी सहमति प्रदान करेगी, ना ही राज्यसभा इस धन विधेयक में कोई संशोधन कर सकती है, केवल अपनी सिफारिश ही दे सकती है। तो दोस्तों अगर ये 14 दिन में विधेयक पारित नहीं करती है तो जो ये धन विधेयक है ये अपने आप ही पारित मान लिया जाएगा और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 19 है, वित्त आयोग प्रेमली के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करने के साथ संबंध है? ऑप्शन नंबर ए सहायता अनुदान गवर्निंग सिद्धांत राज्यों को दिए जाने की, अगला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी केंद्र और राज्य के बीच करों की शुद्ध आय विभाजन, ऑप्शन नंबर सी ना तो ए और ना तो बी, ऑप्शन नंबर डी दोनों ए और बी। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोनों ए और बी, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो कथन ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है और ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है यह दोनों सही हैं, इस वजह से दोनों ए और बी सही हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा इसमें 20 है। इसमें यह बोला गया है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए 6 साल, ऑप्शन नंबर बी उम्र के 6 साल या 65 साल पहले जो भी, और ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन नंबर डी उम्र के 64 साल। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह उम्र के 6 साल या 65 साल जो भी पहले पूरे हो जाए, मतलब कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी था यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों हम लोग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम इंग्लिश में कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। दोस्तों इसका जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 148 से 151 तक बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 148 में जो कैग है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका पद बताया गया है और अनुच्छेद 149 में इसके द्वारा कार्य बताए गए हैं। दोस्तों ये जो कैग होता है ये हमारे जो भारत की संचित निधि होती हैं उससे उसका मतलब कि ये एक तरह का संरक्षक होता है कि भारत की जो भी निधि है वो सही कार्यों में खर्च हो रही है नहीं, इसका पूरा जो लेखा जोखा है वो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास ही होता है। तो दोस्तों इसकी जो अवधि होती है पद की वो 6 साल होती है और या फिर अगर 65 साल इसकी उम्र हो गई है तो ये उससे पहले भी रिटायर हो सकता है। तो दोस्तों 6 साल या फिर 65, मतलब कि इसमें 6 साल या फिर 65 साल इन दोनों में जो भी पहले हो जाएगी वही भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब कि कैग की अवधि मानी जाएगी। तो दोस्तों ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में जिसको कि आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 21 है, लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व
के दो राज्य कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए बिहार और मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है बिहार और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर हमारा सी है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु और राजस्थान। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बिहार और महाराष्ट्र, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार और महाराष्ट्र राज्य, इन दोनों की सीट मिला दिया जाए तो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व इनको प्राप्त है। और लोकसभा का जो वर्णन किया गया वो दोस्तों अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा की जो मतलब की अवधि होती है वह निर्वाचन से 5 साल होती है। और लोकसभा अध्यक्ष अगर किसी तरह मतलब कि जैसे कि कोई कार्रवाई चल रही है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, तो उसमें उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर हमारा 22 है, लोकसभा चुनाव के लिए तलाश करने के लिए एक उम्मीदवार के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए 18 साल, ऑप्शन नंबर बी 21 साल, ऑप्शन नंबर सी 25 साल, या फिर ऑप्शन नंबर डी 30 साल। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 25 साल, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, अगर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन में खड़े होना है तो आपकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए, तभी आप लोकसभा के स्पीकर के रूप में निर्वाचित होने के लिए अपना नामांकन कर सकते हैं। दोस्तों 18 साल हमारी उम्र हो जाती है जब हम लोग बालिग कहलाने लगते हैं। इसमें हमारी मिनिमम एज है वोटिंग के लिए, जिसको कि 61 संविधान संशोधन 1989 में जब किया गया था, तब जो वोट देने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। अगला हम देखते हैं, अगला ऑप्शन है हमारा 21 साल। तो दोस्तों 21 साल हमारी एज होनी चाहिए। जैसे कि हम ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ते हैं तो उसमें 21 साल एज मिनिमम होनी चाहिए, तभी हम ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं। और 25 साल एज हमारी मुख्यमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कम से कम हमारी होनी चाहिए। और दोस्तों सबसे कम उम्र के हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे, और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी हैं। और दोस्तों जो ये 30 वर्ष है, इसमें लोकसभा नहीं, राज्यसभा के सभापति के रूप में अगर आपको निर्वाचन में खड़ा होना है तो दोस्तों आपको इतनी उम्र आपकी होनी चाहिए 30 साल, तभी आप लोकसभा के सभापति के रूप में या फिर जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है उसके नामांकन के लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23 है, संसद के लगातार 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितने समय के अंतराल अनुमेय क्या है? ऑप्शन नंबर ए 4 महीना, ऑप्शन नंबर बी 6 महीना, ऑप्शन नंबर सी है 8 महीना, या फिर ऑप्शन नंबर डी 9 महीना। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा 6 महीना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कि अनुच्छेद मतलब कि आर्टिकल हमारा 85 है, इसमें यह वर्णन किया गया है कि 2 सदनों मतलब कि एक सदन की 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता। और अनुच्छेद 85 में यह भी बताया गया कि सत्रावसान और जो विघटन करते हैं वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। और अनुच्छेद 185 में एक चीज़ और बताई गई है कि प्रधानमंत्री के सलाह से जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं या जो लोकसभा होती है इसको भंग कर सकते हैं, मतलब कि लोकसभा को समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फैक्ट आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए जिनेवा, ऑप्शन नंबर बी दी हेग, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, या फिर ऑप्शन नंबर डी पेरिस। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि जो हमारा यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो दोस्तों इसका जो हमारा हेड क्वार्टर है वो हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है। और जिनेवा में तो दोस्तों आप सब लोग जानते हैं WTO का मुख्यालय है, और दी हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, और न्यूयॉर्क में तो यूएनओ का मुख्यालय है, और पेरिस फ्रांस में दोस्तों जो हमारा यूनेस्को है इसमें इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वह पेरिस में स्थित है। और यूनेस्को में जो भारतीय स्थल शामिल है वर्तमान में 40 है, और 40वां हमारा धौलावीरा जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, वो हमारा 40वां स्थल नामित किया गया है। और दोस्तों आज की वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, कौन लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है? ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा अध्यक्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा
अध्यक्ष, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा ए भी सही है और साथ ही साथ में जो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है और ऑप्शन नंबर डी ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अध्यक्ष। और इस अध्यक्ष का पद अनुच्छेद 93 में बताया गया है दोस्तों। और प्रथम लोकसभा आम चुनाव वर्ष 1952 में संपन्न हुए थे और 3 मई 1952 को यह चुनाव संपन्न हुए थे और प्रथम लोकसभा बैठक आयोजित की गई थी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण टॉप 25 पॉलिटी के क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो दोस्तों यह प्रश्न 1 से 2 बार सभी एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं और आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद आप PDF फाइल भी डाउनलोड करिए जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। तो आप लोग इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करिए क्योंकि वीडियो डालने में और जो कंटेंट है इसको सेलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके लाइक शेयर ज़रूर किया करिए जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ता है और आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाने में हमको मदद मिले। चलिए दोस्तों फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।